हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। इकोनॉमिक्स की क्लास को आज हम आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन है और उसके बाद हम उस पर चर्चा करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो है आपका आरबीआई से सेट है। देखते हैं आरबीआई के बारे में। इससे पहले भी हम जो है आरबीआई के बारे में चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की किस धारा के तहत बैंक के सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी किया जाता है? देखिए, बैंक का नोट जारी करने का भी आरबीआई का एक अधिनियम बना हुआ है, ठीक। और उस रूल के तहत जो है ये नोट जारी होते हैं। तो वही पूछा है आपसे, 1934 की धारा, मतलब किस धारा के तहत जो है आपका नोट आरबीआई को जारी करने का अधिकार मिला हुआ है? ऑप्शन आपका ए है 20, बी 32, सी 25 और डी 22। बताएंगे आप लोग। देखिए, इसमें है धारा 22। 1934 की धारा 22 के तहत जो है कि आरबीआई को सभी मूल्य वर्गों को नोट जारी करने का अधिकार है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका अपवाद स्वरूप बनता है, वो ये है कि जो 1 रुपए का नोट होता है वो भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है, ठीक। ये पूछता है कि 1 रुपए का नोट किसका। अब ये वित्त मंत्रालय से जारी होगा तो स्वाभाविक सी बात है, हस्ताक्षर वित्त सचिव का होगा, ठीक है। तो इसमें आरबीआई गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होता। यहाँ से आपके इस टाइप का एक क्वेश्चन बनता है। इसके पहले हमने आरबीआई को बता दिया था कि यंग हिल्टन कमेटी के आधार पर 1934 के जो है अधिनियम का 1935 में इसका गठन हुआ था। इसके प्रमुख कार्य क्या है? बैंकों का बैंक है, ठीक है। बैंकों का नियंत्रण करता है, सरकार का बैंकर है, ठीक है। और विदेशी मामलों को भी देखता है, फाइनेंस से संबंधित चीज़ों को, ठीक है। जो एफडीआई वगैरह है क्या है, उससे रेगुलेशन संबंधित कुछ नियम के बारे में। आरबीआई के क्या क्या कैसे मार्केट को कंट्रोल करता है उसमें हमने बताया था, सीआरआर, एसएलआर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, ये सारी चीज़ों चर्चा किया था। तो पूरा आरबीआई हमने बता दिया था। यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा हम एसबीआई की भी कर लेते हैं, ठीक है। पहले ये बंगाल का बैंक ऑफ बंगाल जब गठित हुआ, ठीक है, हाँ, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों को मिला के 1921 में एक बैंक बना जिसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। यही आगे चलकर 1 जुलाई 1955 ये एसबीआई के नाम से जाना गया, जिसको हम भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। भारत का सबसे बड़ा जो है व्यापारिक बैंक सरकारी में है, ठीक है। सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक, ठीक। इसका शेयर अभी जो है कि सितंबर में लगभग 5 ट्रिलियन के करीब जो है इस पे हिस्सेदारी हो गई थी। शेयरिंग में देखेंगे तो इससे पहले अभी एचडीएफसी, आईसीआईसी, ठीक है। लेकिन ऑल ओवर मार्केटिंग इंडिया की तरफ से गवर्नमेंट बैंक देखेंगे तो सबसे बड़ा बैंक जो है कमर्शियल बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बैंक से संबंधित कुछ तथ्य जो महत्वपूर्ण बैंक थे। कोई डाउट? अगले क्वेश्चन पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? ठीक, 2016।
ठीक है, इसका मतलब आप लोग को पता है किस लिए कहा गया था, इस पर हम चर्चा करेंगे कि नोटबंदी क्यों लाई गवर्नमेंट। ठीक है, लाना उचित है कि नहीं, थोड़ा बहुत दो पॉइंट जो है इस पर चर्चा कर देंगे। देखिए वो समय था 8 नवंबर 2016। आज स्थिति कुछ ठीक है, हाँ? सही चल रहा है, अच्छा लगता है ना। नहीं तो 8 नवंबर 2016 का। अब देखिए जो गवर्नमेंट के द्वारा ये बताया गया कि एक काले धन को रोकने के लिए कि भाई नोटबंदी कर देंगे तो जो है कि ब्लैक मनी जो है मार्केट में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, ये जो है मुद्दे थे गवर्नमेंट को। अब सफल हुआ कि नहीं वो अलग मुद्दा है, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो ब्लैक मार्केटिंग है और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होगा। इसी को देखते हुए 8 नवंबर 2016 का नोटबंदी लाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। यहाँ कोई बहुत समझाने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि पूरा स्कीम है। ऐसे हम कुछ आपको समझा देंगे। जब सरकार करों को कम करती है, कर ये टैक्स को कम करती है और सरकारी व्यय खर्च को जो है बढ़ाती है, किस प्रकार का ये नीति है? जैसे आरबीआई को हमने बताया था कि ऐसे कंट्रोल करती है, बढ़ाती है, वैसे गवर्नमेंट भी चीज़ें करती है। गवर्नमेंट भी क्या करेगी, एक राजस्व व्यय करेगी, इधर हम पूंजीगत लिख लेते हैं, करेगी ना, इतना तो याद होगा। राजस्व आय की बात तो है नहीं यहाँ पे। ठीक है, हम सिर्फ व्यय समझाते हैं, आय का जब चर्चा पिछली क्लास में कर चुके हैं। देखिए होता है इसमें क्या आ गया, टैक्स कम कर देगी, इसका मतलब है लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर 100 रुपये में 10 रुपये देना होता था, अब 5 ही रुपये देना पड़ेगा, 95 रुपये हाथ में बचेगा। ठीक, टैक्स कम कर देती, लोगों के पास जो है पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। और सरकारी व्यय बढ़ा दें, मतलब ये व्यय जो है बढ़ा देगी। क्या बढ़ा सकती है? एक काम ये कर सकती है कि सब्सिडी देने लगे। ठीक है, सब्सिडी देने लगे, किस पे दे? पेट्रोल, डीजल, गैस, तमाम चीज़ों पे। पेंशन हो सकता है, बेरोजगारी भत्ता हो सकता है। ठीक है ना, और सामाजिक स्कीम बहुत सारी हो सकती हैं, जिससे सामाजिक स्कीम, इधर भी आपका रोड बना सकती है, सड़क, पोर्ट बना सकती है, रेल है, मतलब निवेश करेगी, फैक्ट्री है। ये अब समझ में आने लगा ना, इकोनॉमिक्स मोटी मोटा आ जाता है। तो अब बताइए, लोगों के पास पैसा भी है और गवर्नमेंट भी पैसा दे रही है। क्या काम हमारे पास? सरकारी व्यय खूब खर्च कर रही है, लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है, लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है और उनको पैसा देना भी कम रहा है। तो पूछ रहा है कौन सी नीति हो सकती है? विस्तारवादी राजकोषीय नीति, मतलब विस्तार कर रही है। संविदात्मक राजकोषीय नीति, तटस्थता राजकोषीय नीति। तो आपको अगर जरा सा भी समझ में आ रहा होगा तो ये ऑप्शन कट जाएगा। तटस्थ मतलब रुक जाना था, हाँ तटस्थ तो है नहीं, खूब पैसा लुटा रही है, फैला रही है। ठीक, ये संविदात्मक और विस्तारवादी। तो आपको ऑप्शन क्या आ रहा है? डी। और आप सभी लोगों का डी। पी। ये होता क्या है? कॉन्ट्रैक्शनल। कॉन्ट्रैक्ट की बात तो वैसे तो है नहीं कोई, यहाँ पे खुल के गवर्नमेंट खर्च कर रही है, ये विस्तारवादी नीति होगा। विस्तारवादी नीति मतलब खुल के पैसे खर्च कर रही है, खुल के जो है विकास कर रही है, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचा रही है ना। कम कर रही है तब भी पैसा है, टैक्स कम देना पड़ रहा है।
प्लस इधर से अपने हाथ से दे रही लो लो, मतलब इसको राज को एक्सटेंड कर रही है, लोग पास पैसा बने, रोजगार हो, डिमांड हो, ये सारी चीज़ें। तो विस्तारवादी नीति, स्पष्ट रूप से विस्तारवादी नीति दिख रहा है। इसके बारे में तटस्थता, ये कौन संविदा, ये सारी चीज़ें की बात की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा विस्तार दिख रहा है क्वेश्चन में, इधर से भी पैसे बांट रही, उधर से भी पैसे आ रहे, समझ में आ गया। जैसे कि वह होता है, ऐसे आय भी होता है। आय हमने बताया था ना, राजस्व में हमने बताया था टैक्स से आएगा, प्रत्यक्ष कर से, अप्रत्यक्ष कर से आएगा, जो लोन वोन बांटी रहेगी उस पर ब्याज मिलेगा, वो सब आएगा। पूंजीगत व्यय में जैसे हमने बताया विदेशी लोन ऋण मिल जाए, आरबीआई दे दे, और या तो बॉन्ड वगैरह बेच के ले ले, तो वो सारी सिस्टम पूरा। दो सिस्टम मजबूत है, ये गवर्नमेंट का सिस्टम है, ये मार्केट कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट यहाँ से करती है, आरबीआई भी दोनों हाथों से कंट्रोल करती है। और इसीलिए दोनों जॉइंट मीटिंग होता है कभी, इसलिए कि हम भी कंट्रोल करो, तुम भी कंट्रोल करो। जैसे महंगाई ज़्यादा हो जाएगी तो क्या करेगी, आरबीआई सीआरआर बढ़ा देगी, एसएलआर बढ़ा देगी, रेपो दर बढ़ा देगी, मार्केट में पैसा जाने से रोक देगी, गवर्नमेंट भी इधर व्यय कम कर देगी, है ना। या तो एक बढ़ाए एक कम करे, दोनों मिल के काम करते हैं। मार्केट को कैसे रखना है ये दोनों डिपेंड करते हैं, ठीक, समझ में आ जाएगा ना, ये पूरा सिस्टम है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना, देखिए ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, ठीक, 8 अप्रैल 2015। इसके तहत 3 चीज़ें थी, शिशु लोन, ठीक है, किशोर और तरुण, ठीक है। 50,000 तक का इसमें लोन मिलता था, इसमें 50,000 से लेके 5 लाख तक, और इसमें 5 लाख से 10 लाख तक, ठीक है। स्कीम कब चलाई गई, 8 अप्रैल 2015 को, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखिए हम 3-4 योजनाएं कंप्लीट कर चुके हैं, फसल का, ये का, नोटबंदी का, अभी मनरेगा का शायद नहीं आया था क्या, उसको ले लेंगे अगली क्लास में, ये जरूरी है। देखिए इसके तहत 50,000 का लोन मिलता था, किशोर 14 वर्ष, 50,000 से 5 लाख तक लोन मिलता था, और तरुण 5 लाख से 10 लाख तक। मतलब ये अवस्था के अनुसार पर लोगों को लोन दिया जाता था कि कोई अपना उद्यम स्थापित करें, स्टार्टअप करें, ठीक है, कोई कारोबार करें। खूब प्रशंसा हुई थी, कुछ इसके में इसका फ़ायदा भी हुआ, लेकिन बाद में चल के उतना सफल नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, युवाओं को जो है पैसा देना, उनको रोजगार के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए, कारोबार को जो है प्रोत्साहन देने के लिए, ठीक है। वही पूछा इसमें कि इस शिशु योजना के अंतर्गत अनुमान कितनी राशि थी, अधिकतम 50,000 थी ना, 50,000 थी, उसमें आएंगे तो यहाँ 50,000 से 5 लाख, ठीक है, डाउट नहीं। उज्ज्वला योजना 16, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, 2016, 2020, 2014, 2018, ठीक, नहीं, हाँ, ठीक। ये कहाँ से शुरू किया गया था, बलिया से ना, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है ना बलिया। 2020 तक ये कहा कि एलपीजी कलेक्शन की बात किया था ना, एलपीजी गैस जो होता है, तो उसने कहा था लगभग 8 करोड़
परिवारों तक 2020 तक पहुंच पाएंगे। फिर 21-22 में जो है इन्होंने कहा 1 करोड़ जो है और मतलब पहुंच बढ़ाएंगे। मतलब ये होता था, इसको इसलिए लाया गया था, ये कहा गया कि महिलाएं जो भोजन बनाती हैं तो उससे जो धुआं निकलता है वो उनको प्रभावित करता है। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को भी ज़्यादा, बच्चों को भी प्रभाव पड़ता है, दमा की बीमारियां, टीबी, सांस की बीमारियां होती है। ठीक है, इन्वायरमेंट भी जो है पोल्यूटेड होता है, इसलिए उन्होंने महिलाओं को और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट का उद्देश्य रहा कि सबको गैस कनेक्शन दिया जाए। ठीक है, कि आने वाली पीढ़ियाँ जो है कुछ बीमारियों से बच सके, तो इसलिए स्कीम लाया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? यही आप मेन याद करिएगा, बलिया मई 2016। ठीक है, भारत का प्रथम, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, डिजिटल केंद्रीय वर्ष, मतलब ये पहले जैसे कागज़ लिखा जाता था, बजट सांसदों को दिया जाता था, बजट लिखित होता था, हाथ से लिखा जाता था, प्रेजेंट किया जाता था, उस पर बहस होती थी। लेकिन कौन सा ऐसा वर्ष रहा जहां कागज़ का उपयोग नहीं किया गया, डिजिटल रूप से सबके पास भेजा गया कि आप उसको देखिए, उस पर जो भी सुझाव देना, और डिजिटल रूप से पार्लियामेंट। ये कोविड का समय भी था तो, और डिजिटल बढ़ावा भी देना चाह रही थी, तो एक अच्छा मौका था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही थी। तो आप बताएंगे क्या होगा? 2021 भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष 2021। नोट कर लीजिए इसको, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो है पूछा जा सकता है, ज़रूरी है ना डिजिटल, ये आपका पूछा जा सकता है, इनमें कुछ बताने की ज़रूरत तो है नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलें। अच्छा, इतना इकोनॉमिक्स क्लास में हमने आपको लगभग कॉन्सेप्ट 90% बता दिए। कॉन्सेप्ट की बात करें, बोरिंग लगा? कॉन्सेप्ट में बहुत भारी चीज़ होती है, तरीका समझने का और समझाने का हो तो कोई सब्जेक्ट बोरिंग नहीं। और जीएस में तो मैं ऐसे सारा सब्जेक्ट समझा सकता हूँ इसी भाषा में, जैसे आप गांव में घर में देखते हैं, उसी में पूरी इतिहास भूगोल है, अलग से बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक, ये देखिए, अब जैसे जो फैक्चुअल क्वेश्चन है तो उसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, जैसे इसके बारे में। हाँ, ये है कि जैसे क्वेश्चन है, अगर आप की पॉइंट, जैसे हमने इकोनॉमिक्स के बारे में, की पॉइंट से आपका आंसर मिल जाता है, शब्दों से उसका आंसर जो है मिल जाता है। देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसे भारत में आवास के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में आवास की बात कहा? यहाँ आवास के लिए जो शीर्ष संस्था स्तर पर है संस्था, वो कौन सी है? ठीक है, यहाँ पे की पॉइंट मिल रहा है आपको। अब यहाँ पकड़िए, नेशनल हाउसिंग बैंक, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक, कौन सा? आसान क्यों, कैसे पकड़ा? अब देखिए, भारत की बात कर रहा है ना, तो किसी राज्य की जो है होगी ही नहीं। यहाँ नेशनल का है, नेशनल हाउसिंग बैंक, सीधा आंसर मिलेगा। इसी कहते हैं कि पॉइंट पकड़ना। ठीक, जरूरी नहीं एक सारा क्वेश्चन आपको आता रहे, लेकिन आपका दिमाग खुला है तो वहाँ आप कर लेंगे। इसका कारण नेशनल हाउसिंग बैंक। जैसे हिस्ट्री का ही है, अगर क्वेश्चन आ गया और ऑप्शन दे दिया, तो अगर आपको फैक्ट नहीं पता है, उसमें कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट मिल जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि ये समय रहा होगा, ऑप्शंस पकड़ में आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, खासकर जीएस की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी तो भाई आपको प्रैक्टिस है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, तो आपको प्रैक्टिस जितना ज़बरदस्त है। हाँ, रीजनिंग वगैरह में भी कुछ की पॉइंट हैं, ये आप अगर देखें तो रीजनिंग थोड़ा जल्दी हो जाता है। ठीक है, 1988 में जो है इसका गठन हुआ था, किसका? नेशनल हाउसिंग बैंक का। क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ाने का दो मतलब होता है, एक आपको पता हो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, ये नहीं कि 20 क्वेश्चन हम सेट कर दिए, आए बताएं इसका ये आंसर, इसका आंसर, उसका कोई मतलब नहीं होता ना। आपको पता तो हो कि मतलब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे वहाँ पे दिमाग सेट करना है, हाँ, उसमें जो की पॉइंट है कैसे पकड़ना है, ये फॉर्मेट होता है। ये कम समय के लिए जो है क्वेश्चन फॉर्मेट का प्रयोग
किया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ आपकी जरूरी चीजें मिल सकता है। एक है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक, IMF। इसमें एक का बात का है SDR, स्पेशल ड्राइविंग राइट, ठीक। अब देखिए का मूल्य कितनी मुद्राओं वाली बास्केट ऑफ करेंसी निर्धारित किया जाता है। विश्व स्तर पर एक टोकरी ऐसे समझ लीजिए, ठीक। उसमें कुछ देशों की मुद्राएं हैं, ठीक है। उन मुद्राओं की इंटरनेशनल वैल्यू है, उन मुद्राओं की इंटरनेशनल वैल्यू है, और कहीं पे भी जो है उसके व्यापार पूरे विश्व में किया जा सकता है, ठीक है। कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लेते हैं। एक जापान है, ये USA है, ठीक। एक ब्रिटेन है, अभी सबसे लास्ट में चाइना जुड़ा, और फ्रांस है, और जर्मनी, ठीक। अब देखिए मुद्रा जापान की येन हो जाएगी ना, ये USA एक डॉलर हो जाएगी, ब्रिटेन का पाउंड हो जाएगा, ये युआन हो जाएगा, और ये यूरो हो जाएगा। करेंसी कितनी हुई? 5, और देश कितने हुए? 6, ठीक है, यही पूछा हुआ है। और ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसी में वर्ल्ड बैंक प्लस IBRD, इन दोनों की स्थापना 1944 में हुई थी, ठीक। इसी इनको ट्विंस कहा जाता है, जुड़वा कहा जाता है, ठीक है ना। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ये, ठीक, 6 देश है और 5 करेंसी। ये सम्मेलन हुआ था उस समय, नहीं तो इस समय अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें तो लगभग 189 कंट्री थी, मीटिंग हुआ था उसमें। तो वहाँ से ये दोनों संस्था बन के आई। इसका मुख्यालय वर्ल्ड बैंक का जो है, वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC। कहाँ है? DC को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहते हैं, ठीक। जो DC लिखा होता है उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ, मतलब एक जिला समझ लिए इसको, मतलब जैसे यहाँ स्टेट होता है ना, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, ठीक, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। हाँ, मतलब ये कोलंबिया का एक क्षेत्र है, उसको DC कहते हैं, कोलंबिया का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। वाशिंगटन DC जिसको बोलते हैं। समझ में आ गया पूरा फंक्शन? क्या होगा इसमें आंसर? 5 मुद्राएं ही है ना, कंट्री 6 हैं, क्योंकि 2 की यूरो ही है, 2 की यूरो ही है। किसका? फ्रांस और जर्मनी का, ठीक है। कोई डाउट नहीं? इसको ट्विंस कहते हैं, दोनों साथ में उपजी थी, वर्ल्ड बैंक और IBRD, ठीक है ना। मुख्यालय वाशिंगटन DC। ये सबसे लास्ट में चाइना का युआन शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है? मानव पूंजी के बारे में नहीं बताए हैं? बताएं, बताइए तब। शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और भूमि ना, ठीक, बता दे रहे हैं। मानव पूंजी, ये मानव हो गया, ठीक। अब इसको पूंजी बनाना, क्या बनाना? इसको मानव पूंजी।
कब बनेगा? जब इस पे स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक, कौशल, स्किल इसको बोलते हैं ना, और ये प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, रिसर्च एवं डेवलपमेंट हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। ये मनुष्य है, उसको शिक्षित करके, पढ़ा लिखा के, उसको ज्ञान दे के, तकनीकी का शिक्षा दे के मानव पूंजी बनाए, मतलब वो उत्पादक हो गया, अब उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ गई। ठीक है, उसके कार्य कहने की शैली जो है बढ़ गई है। ठीक है, उसकी क्षमता जो है बढ़ गई है, वो मानव से क्या हो गया? मानव पूंजी हो गया। आएंगे क्या वही? तो मानव से क्या हो गया? मानव पूंजी हो गया। इसी पे कार्य करना है। शुरू में ही हमने बताया कि यही सबसे पहली क्लास में हमने बताया था इसके बारे में। ये अकेले पैदा हुआ तो ये मानव है। जैसे पहले कहते हैं होमो सैपियंस की प्रजाति, एक बंदरों से प्रजाति निएंडरथल मानव हुआ, होमो सैपियंस मानव हुआ। ठीक है, वो बढ़ता चला गया। लेटेस्ट ये माना जाता है कि सबसे जिसका विकास ज़्यादा हुआ था, जिससे मानव की उत्पत्ति मांगी जाती है, वो क्या? होमो सैपियंस है। आइए, मुद्दा है। हाँ, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव पूंजी नहीं है? ठीक है, हमने सबसे पहले ये कहा कि ये मानव है। ठीक है, मानव को मानव पूंजी कैसे बनाया जा सकता है? मानव को एक सामान्य स्थिति में मानव है, उसकी स्वास्थ्य अच्छी होगी, शिक्षा अच्छा होगा, उसके कौशल दिया जाएगा, तकनीकी ज्ञान दिया जाएगा, उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो वो मानव पूंजी हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा में नहीं होता है। हाँ, शिक्षा में, शिक्षा है तो ना, मतलब इसमें नहीं होता है क्या मानव पूंजी होता है। मानव पूंजी मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? हम समझ नहीं रहे हैं। मतलब जो शिक्षा ये बोल रहे हैं सर, मानव पूंजी क्या शिक्षा में नहीं होती? ये तो हमने लिखा तो है ना। होती है। मतलब ये है कि ये व्यक्ति है कोई, ठीक है, उसको तकनीकी ज्ञान दे के स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल, स्किल, प्रशिक्षण के माध्यम से जो है उसको क्या? मानव पूंजी बनाया जा सकता है। उसकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ाई जा सकती है, उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सकती है, उसका गुण और क्वालिटी बढ़ाया जा सकता है। तो मानव से मानव पूंजी बन गया। इकोनॉमिक्स में हम यही से स्टार्ट करते हैं, ये व्यक्ति है और इसी का विकास कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, इसको रोजगार कैसे मिले। ठीक है, ये उत्पादन किन चीज़ों का करे और किसके लिए करे, यही सब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इतिहास में एक व्यक्ति की उत्पत्ति होती है, पहले मूल बंदर के रूप में माना जाता है, फिर निएंडरथल मानव आए, वो विकास का क्रम चलता गया। लेटेस्ट हमने बताया कि जैसे होमो सैपियंस था, जिसकी सोचने की क्षमता ज़्यादा थी, उसके बाद मानव की पूर्वज वही माना जाता है। लेटेस्ट में वो कपाल क्षमता के ऊपर होती थी, जैसे गाड़ी में इंजन सीसी होता है ना, कितनी क्षमता कैपेसिटी होती है, ये इसके वैल्यूम को नापता है। ठीक है, 1450 वैल्यूम के बड़ी खोपड़ी वाले होते थे, ज़्यादा बुद्धिमान ऐसे ऐसे जो है कि मानव हुए हैं। ठीक है, तो अब तो मान लीजिए एवरेज होने लगा है, अब और सारी चीज़ों पे रिसर्च हुआ है। पहले यही माना जाता था कि जो वैल्यूम है इसका, उसी के अनुसार बुद्धि होती थी। तो हमने ये बताया कि वो उत्पत्ति होगा मानव का, फिर मानव अकेले रहेगा। ठीक है, एक इसीलिए शुरू में ये भी बताया था हमने कि वस्तु विनिमय होता था, सीमित लोग थे, एक दूसरे से सामान अदल बदल लेते थे। आपको चावल है, मुझको गेहूं की, आलू की, इतने लोग हैं, आपस में एक्सचेंज हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ने लगी, लोगों को समस्याएं होने लगी। ठीक है, हो सकता है कि हमको चावल की ज़रूरत हो और आपको जो ज़रूरत हो हमारे पास ना हो। ठीक है, इसीलिए एक कॉइन की बात हम किए थे, कहानी सुनाए थे लाला राम की, तो उसमें हमने ये बताया था कि एक उत्पत्ति हुई सोने की या चांदी की या पत्थर की, कोई एक ऐसी वैल्यू जिसको एक्सचेंज करके एक दूसरे का सामान हम लोग ले सकते थे। वो कॉइन की उत्पत्ति के बारे में हमने बताया था। तो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन सी मानव पूंजी नहीं है? शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल और भूमि। आंसर क्या होगा? भूमि। आप लोग को समझ में आया? ये भूमि, इसमें मानव पूंजी से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, जैसे एक की पॉइंट हमने ये क्वेश्चन बताया था, आप लोग देखिए तरीका पकड़ने का। निम्नलिखित में किस भारत में किसे आवास के लिए शीर्ष
संस्था के रूप में स्थापित किया गया है? ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, फैक्ट क्वेश्चन है। आप ऑप्शन पढ़ेंगे, नेशनल हाउसिंग बैंक, महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, द हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक, अगर आपको यहाँ पे पकड़ में आ गया कि हाउस की बात कर रहा हो, पूरे भारत की बात कर रहा है, ठीक, तो ये दिल्ली और महाराष्ट्र की कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है। और राष्ट्रीय स्तर की बात है तो यहाँ कॉरपोरेशन वगैरह की कोई बात नहीं है, सीधा सीधा आपका आंसर पकड़ में आ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है, आपका दिमाग खुला होना चाहिए, नहीं पता है तब भी आपको क्वेश्चन ऑप्शन से जो है मिल जाते हैं। और समझ लीजिए कि इतना कंपटीशन है, एक नंबर भी आप गेन कर गए तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़कों से आपको फाइट करना होता है। उसके बाद हमने ये राजकोषीय नीति पीछे गया क्या, उसके बारे में भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। एफपीआई में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल होती हैं जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। एफपीआई का पूर्ण रूप तो कुछ मतलब इधर से नहीं है, आपको क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म पूछा है, ठीक। एफपीआई का फुल फॉर्म फॉरेन पेमेंट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फाइनल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फाइनल पेमेंट इन्वेस्टमेंट। आप लोग कुछ आइडिया लगाइए, बाकी हम चर्चा करते हैं, एफडीआई, एफआई सब चर्चा करते हैं। कुछ आइडिया लग रहा है? ये इसको कहते हैं फैक्ट। अगर आपको आ रहा है तो एक निगाह में आ जाएगा, ठीक। इसमें आपका आसन होगा, ठीक। आइए हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कुछ चीज़ों का, जैसे एफडीआई, एफआईआई और एफपीआई। इसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। आइए कम देखिए, ये सब एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। जान लीजिए कि इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला है, इसका नाम सुने होंगे, डायरेक्ट पूछ भी सकता है टेस्ला किसकी कंपनी है, ठीक। वो भारत में टाटा के साथ व्यापार करना चाहते हैं, ठीक है, भारत में टाटा के साथ व्यापार करना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे कि कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है, कि मान लीजिए ऐसा कहना है कि चलो हम एआई पे करेंगे, कंप्यूटर पे, किसी पे काम करना चाहते हैं, तो वो टाटा के साथ मस्क जो है और ये टाटा, मतलब ये आप टेस्ला लिख लीजिए, मिल के किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, ठीक। प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो उस प्रोजेक्ट में इनका पैसा लगेगा, टेस्ला के इलोन मस्क का, ठीक है। उसमें मैनेजमेंट में भी इनकी यहाँ हिस्सेदारी होगी, शेयर में भी हिस्सेदारी होगी, लेकिन यहाँ पे अथॉरिटी, ये टाटा का ये प्रोजेक्ट चलेगा। और ये बैठे कहाँ है? विदेश में, ठीक है। वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कंपनी में, या तो ये अपना खुद का कंपनी स्थापित करे यहाँ पे, ठीक है, कि टेस्ला वाले आके अपना यहाँ कंपनी स्थापित करे। एफडीआई आने के फ़ायदे क्या होते हैं? जैसे वहाँ का कोई व्यक्ति यहाँ पे अगर कोई कंपनी लगाएगा तो क्या फ़ायदे होगा? एक तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ से सामान खरीदेंगे, कोई कंपनी लगेगी तो भारत से ही सामान खरीदेंगे, भारत को लोगों को रोज़गार देंगे। तो एफडीआई मतलब डायरेक्ट कोई व्यक्ति निवेश करता है, इससे रोज़गार वगैरह बढ़ता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये हमने एग्जाम्पल बता दिया कि जैसे इलोन मस्क है, या तो टाटा के साथ कंबाइंड करके आके यहाँ पे निवेश करें, या तो जो है अपना डायरेक्ट स्थापित करें। इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे उसमें पूछा है एफपीआई का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो ये पूछा है, ये पूछ सकता है। समझ में आ रहा है ना एफडीआई क्या है? कोई डाउट तो नहीं एफडीआई में? कोई व्यक्ति, दूसरे देश का व्यक्ति हमारे यहाँ निवेश करता, ठीक है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ का विकास होगा, वो सारा है। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब फैक्ट क्या है कि आप डायरेक्ट फुल फॉर्म याद कर लीजिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होता है। इसमें कोई संस्था निवेश करती है, इसमें व्यक्ति ना करके कोई संस्था निवेश करती है, ठीक है। पूरी को पूरी संस्था अपना शेयर आपके यहाँ पे निवेश करे। एफडीआई में तो ये था एफडीआई और एफपीआई, यहाँ दोनों में कोई अंतर, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना?
आगे बढ़ें। जी सर। भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर 2020 में किस बैंक के स्थगन का प्रस्ताव रखा? ठीक, नवंबर 2020 में आरबीआई ने, ये बैंक आप थोड़ा आइडिया लगाइए, कुछ लगा सकते हैं? नवंबर 2020 बैंक में नहीं, ये सब बहुत पुराने बैंक हैं। एक कुछ नया बैंक लग रहा है इसमें? हाँ, बस लक्ष्मी विलास बैंक ऐसे पकड़ा जाता है ना। नवंबर 2020 की बात कर रहा है, बाकी तो पुराने बैंक हैं। तो आपको एक आइडिया लगेगा कि स्टेट भी, बड़ौदा भी, अला आपकी जानकारी में पुराना बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया भी पुराना है, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ओपन माइंड सोचा करिए कि आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। केलकर समिति 2015 किससे संबंधित थी? बैंकों के विलय से देखिए, कमेटियाँ पूछती है कि मतलब अप्रत्यक्ष कर से संबंधित कौन कमेटी है, बैंकिंग से कौन कमेटी है। नोट्स आज या कल देखिए मिल जाएगा, तो उसमें कुछ चीज़ें आपकी रहेंगी जो ज़रूरी चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स की, वो हम बजट वगैरह सब उसमें रहेगा, देख लीजिएगा। कुछ आइडिया लग रहा है? इसमें आपका ऑप्शन जाता है सी। अब ये बताइए, अवसंरचना पता है क्या होता है? जैसे आप मोटी मोटा चलिए, सड़क, रेल, बंदरगाह, इन सब का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर। पीपीपी मॉडल क्या होता है? मतलब गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, पब्लिक, प्राइवेट और गवर्नमेंट। ठीक, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक, पीपीपी। ये गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट और पार्टनरशिप। मतलब केलकर समिति गठित की गई थी। जैसे किसी भी मुद्दे को लेके जब गवर्नमेंट को समझ नहीं आता तो क्या करती है, कमेटी गठित कर देती है कि आप इस पे अध्ययन करिए, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उस पर रिपोर्ट दीजिए, इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने रिपोर्ट दिया कि देखिए अवसंरचना का विकास भारत में बहुत बड़ा है, अलग अलग क्षेत्र है, पहाड़ी एरिया है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो गवर्नमेंट अकेले विकास नहीं कर सकती। आप ऐसा करिए, गवर्नमेंट पब्लिक को मिला के तब विकास करिए। तो वही पूछा है कि केलकर समिति किससे संबंधित थी? पीपीपी मॉडल। ठीक, अवसंरचना के विकास। जीडीपी का क्वेश्चन आ गया है। जीडीपी आप लोग नए हैं, थोड़ा सा बता देंगे, आप लोग आंसर बताइए। किस देश की जीडीपी, किसी देश की जीडीपी उस देश में, ये आपका ब्लैंक छोड़ा है, माल और सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मापक है। कितने साल का मतलब डाटा उसमें आता है? 1 वर्ष ऑप्शन में है? कहाँ? वो एकांतर अलग चीज होती है, एकांतर एक के बाद एक। ठीक, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं, गलत ऑप्शन ये क्वेश्चन किया गया था। ठीक, देखिए क्या होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद। हमने बताया कि जो जीडीपी होती है वो सिर्फ मात्रा की बात करती है, उत्पादन की बात करती है, वो गुणवत्ता की बात नहीं करती। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। इसमें क्या क्या लिया जाता है? 1 वर्ष में लिया जाता है। ठीक, 1 वर्ष में एक निश्चित सीमा के भीतर, ठीक है, निश्चित सीमा मतलब जैसे भारत है, भारत के सीमा के अंदर 1 वर्ष में एक निश्चित सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जीडीपी कहलाता है।
ठीक। अब इसमें कई पॉइंट है, जब से मैं 4 क्लास में कम से कम 10 क्वेश्चन जीडीपी मिल चुका है। जीडीपी का बहुत पूछा जाता है, इसको हम आपको बता देते हैं, ध्यान से देख लीजिए क्या क्या है इसमें। हमने कहा ये भारत हो गया, ठीक। इसके अंदर एक साल में जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है उसी का कुल मूल्य क्या कहलाएगा? जीडीपी। अंतिम वस्तु की बात कैसे किए हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे गेहूं का उत्पादन हुआ, गेहूं का उत्पादन हुआ कितना? 100 किलो। गेहूं का उत्पादन हुआ 100 किलो, 50 किलो बाजार में चला गया, ये बिच गया। इसके बाद इसका कोई काम नहीं, इसको लोग खरीदे हैं तो खाएंगे, ठीक। 50 किलो ये आप गया, ये ब्रेड बना, ठीक। ब्रेड से ये सैंडविच बना, नहीं यहाँ पे हम आटा लिखते हैं, यहाँ पे जो है 50 किलो आटा हो गया, ठीक। तो ये आप मान लीजिए कि 25 किलो चला गया सैंडविच, सैंडविच समझते हैं ना, और ये बन गया ब्रेड। तो अब ये बहुत बड़ी श्रृंखला है, आप कुछ बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अंतिम मूल्य का मतलब ये होता है जिसके बाद उसका कोई कारण ना हो, लोग उपभोग कर लें। 50 किलो ये तो आप खा गए, ये आटा नहीं जुड़ेगा, अंतिम मूल्य ये नहीं है। इसके बाद जो ब्रेड बन रहा है और सैंडविच बन रहा है, ये अंतिम मूल्य है, ठीक है ना। उसके बाद उसका कुछ नहीं बनेगा। अंतिम मूल्य का मतलब समझ गए। सेवा में क्या होता है? सेवा में जैसे हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, सेवा है, हमारी भी कुछ वैल्यू होगी, मतलब इतना मैं पैसा ले रहा हूँ। बैंकिंग वाले दे रहे हैं, भाई बैंकिंग में काम कर रहे हैं, 10,000 ले रहे हैं, 20,000 ले रहे हैं, उनकी एक वैल्यू होगी। तो जो वस्तु होगी, वस्तु से जितना भी वस्तु बनेगा पूरे भारत में एक साल के अंदर, वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, ठीक, वही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। मान लीजिए भारत ने क्या किया, टोटल 100 रुपये का उत्पादन कर दिया। समझने के लिए, पूरे साल में जितने वस्तुओं का उत्पादन हुआ, जितने सर्विस, शिक्षा, बैंकिंग हर एक जगह दिए, कुल का अंतिम और मौद्रिक मतलब पैसे में आप जब उसको जोड़ेंगे वो 100 रुपये का हो गया। इसकी गणना कैसे करते हैं? जैसे 2018-20 में, 18-19 में मान लीजिए भारत ने 100 रुपये का कुल उत्पादन किया, ठीक। और 2019-20 में कितना कर दिया? 105 रुपये। ये समझ में आया? तो जीडीपी कितना बढ़ गया? ऐसे निकाला जाता। कुल उत्पादन 18-19 में 100 था, 2019-20 में 105 हो गया, जीडीपी 5 बढ़ गई, ठीक। अगर उत्पादन कम हो गया, जीडीपी घट गई। तो ये मात्रा को बताता है कितना उत्पादन करता है, कुल कितना देश में व्यक्तियों द्वारा, वस्तुओं और सेवाओं द्वारा कितना उत्पादन किया गया, उसका एक पैसे में गणना कर लेते हैं, अंतिम मौद्रिक मूल्य। जीडीपी समझ में आ गया, ठीक। तो इसमें एक वर्ष की बात कहा है, इसमें एक अंतर होता है, एक के बाद एक। तो ये गलत हो गया, इसमें कोई एक वर्ष का ऑप्शन दिया नहीं है, क्वेश्चन गलत, ठीक। जब ऐसे आएगा तो एक वर्ष का होता है। जीडीपी के बाद हमने राष्ट्रीय आय भी बताई थी, जीएनपी भी बताई थी। जीडीपी के बाद जीएनपी में हमने ये बताया था, जैसे उत्पादन किया, मशीन वशीन उत्पादन कर रही है, सब कुछ हो रहा है, तो कुछ खर्च भी तो होगा। जैसे यहाँ वीडियो बन रहा है तो लाइट का खर्च होगा, कैमरे का खर्च होगा। तो वैसे हम जब जीडीपी में मूल्य यहाँ से घटा देंगे, जैसे फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है तो कुछ मशीन वशीन बनवाने के लिए मशीन खराब होगी, बिजली का होगा, तो वही जब जीडीपी में मूल्यह्रास घटा देंगे, यही हुआ था ना एनडीपी, ठीक है। ये हमने बताया पिछली क्लास में, तो अभी बताएंगे तो पूरी क्लास खत्म हो जाएगी, फिर आगे देखते हैं, चर्चा करेंगे। देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड क्लास होगा तो। जीडीपी समझ में आ गया कि नहीं? जीडीपी समझाना था, जीडीपी समझना। पैसे में उसकी गणना करते वही मौद्रिक मूल्य, अंतिम मतलब अंतिम, जिसके बाद उसका कोई वो ना हो। विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? मतलब देखिए, एक गणना ऐसी की गई कि ऐसे कोई 100 रुपये पाएगा, जिस देश के लोगों की इनकम 105 होगा, 110 होगा, तो इसको मान लीजिए कहा गया उच्च वर्ग, इसको मध्य वर्ग,
इसको मध्य निम्न वर्ग, ऐसे 4-5 कैटेगरी में निम्नम मध्य वर्ग डिवाइड किया गया। वर्ल्ड बैंक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो उसने एक मानक बनाया। उस मानक के अनुसार उस मानक के अनुसार भारत को किस श्रेणी में रखा गया है, यही पूछा है। राष्ट्रीय आय मतलब भारत की कितना आय है, उसको किस वर्ग में, तो सबसे उच्च वर्ग में तो वही आएंगे जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, वो सारी चीज़ें, सीधी सी बात है, नॉर्मल में सोचिए। निम्न आय समूह में भारत नहीं आता। ये भारत का ये है निम्न आय मध्यम आय, ठीक, न बहुत गरीब है न तो बहुत अमीर है। हाँ, लगभग 1084 डॉलर का है। तो सालाना इनकम भारत का अभी जो है लगभग 84,000 था एक व्यक्ति का, ठीक है, घटता बढ़ता रहता। गवर्नमेंट आंकड़ा जारी करती है हमारे लोगों का कितना इनकम है सालाना या मंथली। तो भारत में जो ये जब क्वेश्चन पिछला है और वर्तमान समय में भी आपका यही है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक हमने बताया था कि ये वर्ल्ड बैंक और IBRD अभी बताया था। आप लोग क्लास पीछे होने में काफ़ी कुछ छूट जाता है। इनकी स्थापना साथ में हुई था, इसीलिए इनको ट्विंस कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति साथ में हुई थी, दोनों भाई 1944 में। किस सम्मेलन में? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन एक हुआ था, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। इस सम्मेलन से इन दोनों का उत्पत्ति मानी जाता है, वर्ल्ड बैंक और IBRD। इसका मुख्यालय हमने बताया थी वाशिंगटन DC। DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, कोलंबिया का एक शहर, ठीक है, उसको DC लिखते हैं, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय वर्ल्ड बैंक का। कोई डाउट यहाँ पे? आप समझिए कि कैसे क्वेश्चन को पकड़ना है किसी भी सब्जेक्ट का, ऐसे नहीं ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, कोई सब्जेक्ट का कैसे पकड़ना है। अब ऐसा नहीं क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को बढ़ाते जाओ, आंसर बताते जाओ, तो वो नहीं। कम टाइम का मतलब ये है, कुछ आप कॉन्सेप्ट समझिए, कुछ की पॉइंट समझिए कि कैसे अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ हम क्या मतलब क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1919, 1947, 1921। कुछ आइडिया है? नहीं है, ये फैक्ट क्वेश्चन है। अगर आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो फिर मुश्किल है। देखिए, इसके पहले हमने RBI का पूरा फंक्शन बता दिया। ये RBI के फंक्शन में हमने ये बताया था, यंग हिल्टन कमेटी के अनुसार पर अधिनियम 1934 के तहत 1935 में RBI का गठन हुआ। या बैंकों का बैंक है, सरकार का बैंक है, ठीक है, या केंद्रीय बैंक है। इसका कार्य क्या था कि पूरा मार्केट को फाइनेंशियल स्थिति कंट्रोल करना। माध्यम क्या था? CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। मार्केट से पैसा खींचना होता है तो CRR बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, ठीक है, बैंक रेट बढ़ा देगा। और अगर कम करना है तो उसको कम कर देगा, तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है ना। ये और सरकार मिल के मार्केट को कंट्रोल करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, हमने बहुत डिटेल बताया था, शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, उसी को हम ढूंढ रहे थे। गवर्नमेंट कैसे करती है? जैसे ये क्वेश्चन अभी जो आया था उसमें क्वेश्चन ये था कि गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है और व्यय को बढ़ा देती है, ये किस प्रकार का नीति है? तो विस्तारवादी नीति। कैसे? जैसे एक गवर्नमेंट हो गया, अगर गवर्नमेंट टैक्स कम कर देगी तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा। अगर 100 रुपये में 10 रुपये देना था, 5 ही रुपये देना पड़ रहा है। ऊपर से क्वेश्चन में कहा कि राजस्व व्यय बढ़ गया है। राजस्व में हमने बताया जैसे पेंशन देने लगे, सब्सिडी देने लगे पेट्रोल डीजल पे, LPG गैस पे, और सामाजिक स्कीम बहुत सारी चलाने लगे, ठीक है, और निर्माण कार्य करने लगे जिससे लोगों को रोजगार मिले। मतलब सरकार खूब पैसा खर्च कर रही है और टैक्स भी कम कर दी है, तो मार्केट में पैसा ही आ जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? वो विस्तारवादी नीति था। उसमें पहला ऑप्शन था विस्तारवादी नीति, ठीक है। सरकार के पास पैसा दो जगह से आता है, एक राजस्व आय, एक पूंजीगत आय। राजस्व आय का हमने बताया कि जैसे कोई पिता है, उसके 2 लड़के हैं,
एक राजस्व है, एक पूंजीगत है। ठीक, राजस्व वाला हर महीने पैसा देता है, पूंजीगत वाला कभी कभी देता है। ठीक, तो राजस्व जो पैसे देगा उसको राजस्व में खर्चा करना। राजस्व आय आ रहा है, राजस्व मतलब ये हर महीने दे रहा है, हर महीने खर्च भी है। हर महीने कहाँ खर्च है? पेंशन देना है, लड़कों को पढ़ाई पे देना है, दवा पे देना है, वो सरकार को खर्च करना ही है। ठीक, एक लड़का हर महीने दे रहा है, उसको खर्च करना है। और राजस्व आय कहाँ से आता है? डायरेक्ट टैक्स से और इनडायरेक्ट टैक्स से और ऋण वगैरह से। ठीक, आ रहा है, खर्च हो रहा है। दूसरा साधन गवर्नमेंट का दूसरा लड़का है, हमने समझाया, उसका नाम है पूंजीगत। ठीक है, पूंजीगत बैंक, पूंजीगत में जैसे बैंक हो गया, आरबीआई का या प्राइवेट बैंक या बाहर से जो चीज़ें मिलती है, जो सरकार के बॉन्ड होते हैं जमा की रहती है, वो पक जाते हैं, उससे पैसा मिलता है। वो कभी कभी मिलता है लेकिन इकट्ठा मिलता है। उसको खर्च कहाँ करती है? जब वो कभी कभी मिलता है तो ऐसी जगह खर्च करती है जो बाद में फ़ायदा दे, जैसे सड़क निर्माण, बंदरगाह निर्माण, फैक्ट्री निर्माण। पूंजीगत व्यय, पूंजी को लगा रहा है लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल बाद फ़ायदा देगा। 2 जगह से आया, 2 जगह खर्च हो गया। ठीक, अगर ज़्यादा राजस्व व्यय करेगी तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा। और तो ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उधर आरबीआई कंट्रोल करती है, इसलिए दोनों जॉइंट मीटिंग होती है। कभी कभी दोनों खर्च करते हैं, कभी कभी दोनों टाइट कर लेते हैं। समझ रहे हैं? तो ये हम आ रहे हैं इस पे। 1921 जिन दोस्तों का है वो सही है। देखिए क्या हुआ था, अभी हमने इस चर्चा की थी शायद। बैंक ऑफ बंगाल, कलकत्ता यार, बंगाल और मद्रास और ये बॉम्बे, तीनों मिला के 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाए। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो आगे चलकर 1 जुलाई 1955 को एसबीआई कहलाया। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, शेयरिंग में देखेंगे तीसरे नंबर का, इससे बड़े 2 एचडीएफसी और आईसीआईसी प्राइवेट बैंक। ठीक है, अभी शेयरिंग लिस्ट इसका जारी हुआ, 5 ट्रिलियन का इसका मार्केट था, तीसरे नंबर पे है। और लेकिन अगर पूछता है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक तो क्या कहलाएगा? ये एसबीआई। ठीक, यही इंपीरियल बैंक आगे चल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया। ठीक, ये हमने पहले अभी आरबीआई क्वेश्चन आया था, उसमें हमने चर्चा कर दिया, आगे ये लग गया। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा 1865 ईस्वी में स्थापित भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है? केनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, एसबीआई बैंक की शाखा है। केनरा नहीं, इसमें इलाहाबाद बैंक होगा। ठीक है, इसे इलाहाबाद बैंक सबसे पुराना जो है, जिसको स्टॉक बैंक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब मर्ज हो गया है ना सब, अब बैंक मर्ज हो गए हैं, तो जो बड़े बैंक हैं उनके नाम से जाने जाते हैं, छोटे वाले उसी में चले गए। बड़े आदमी को जाना जाता, छोटी कंपनी गायब हो गई सब। ठीक है, अब रिलायंस अडानी जिसको हायर करेंगे तो उन्हीं के नाम जाना जाएगा ना, छोटे वाले के नाम से नहीं जाना जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? बताएंगे? हाँ, और लोग बताइए, नहीं सही हुआ। 2015। अगर एक एक लोग बताए होते तब भी तो एक लोग का सही हो गया होता। हाँ, ये 2015 में ये उम्र था 1855 के 20 के लोग इसको कर सकते हैं। बीमा कराना था, जैसे अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये 2 लाख रुपए देते थे बीमा। ठीक है, इस उम्र के 396 रुपये शायद था, प्रीमियम जमा करना होता था सालाना। ठीक है, उसमें जमा करते थे, अगर दुर्भाग्यवश कोई घटना घट गई तो उनको 2 लाख रुपए दे दिया जाए। हाँ, तो वो मतलब ये तो एक्स्ट्रा था ही, वो जो है वो तो मिलेगा ही, लेकिन इतना जमा करना होता है तो चलाने के लिए। ये 2 लाख रुपए आपका बीमा के रूप में
मिल जाता था, नहीं तो ऐसे 396। ठीक है ना। ऐसे हमने फसल बीमा योजना बताई थी कि जैसे आदमी का होता है वैसे फसलों का होता है। उसमें हमने बताया था खरीफ पे 2%, जैसे किसान फसल बो दिया, आंधी तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, उसका हानि हो गया, तो उसके लागत का 2% खरीफ के लिए दिया जाता था और रबी के लिए 1.5%, मतलब फसलों का बीमा कराइए। इसीलिए ज़मीन दिखाई जाती है, कृषि वाली भूमि है कि पट्टे वाली वो है कि सड़क की है कि वो है, जो भी है उसमें सब दिखाई जाती है। ठीक है। फसल बीमा योजना, ये आज हमने 4 स्कीम बताई है। मुद्रा योजना बताई, ये बताई, उज्ज्वला योजना बताया है। ये सारी योजनाएं जो है हमने राजको उज्ज्वला, हाँ गैस का नाम से पकड़ लिया करिए, इकोनॉमिक्स में ही बहुत अच्छी चीज़ है।